हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज मैं लक्ष्मीकांत बुक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। हालांकि मैं ये बहुत रिस्क लेके ये वाली वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मे बी कॉपीराइट आ सकता है लक्ष्मीकांत बुक की तरफ से। अगर आ जाएगा तो फिर ये वीडियो हटानी भी पड़ सकती है, बट देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, इसके अंदर मैं इतना ज़रूर एश्योर करूँगा कि जो भी हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं इसके अंदर में, तो उसमें हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे चीज़ों को। मतलब जस्ट लाइक जो इसमें लिखा हुआ है, एज सच मैं कोई एक पीपीटी बना के नहीं लाया हूँ, उसमें कुछ अलग से चीज़ें नहीं करी हैं। मैं सीधा एकदम बुक से, क्योंकि आपको भी इजीली बुक से रिवाइज करने में आसान रहेगा। और हम होप करते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए तो अच्छा है, और आ भी जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन मैं अपना इस वीडियो का सारा क्रेडिट लक्ष्मीकांत बुक को ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसी बुक को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप देखते हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में आते हैं कहाँ, भारत के अंदर में। और अगर आप देखते हैं तो उनको एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग मिल जाता है, जो कि ग्रांट करा जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक ट्रेडिंग राइट दे दिया जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। 1765 में क्या होता है, ये जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन करने लगी थी, और उसको दीवानी राइट भी मिल गए थे। जस्ट लाइक कि वो रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल करने लगी थी, सिविल जस्टिस वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगी थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को उसको पूरा एकदम दीवानी राइट अच्छे तरीके से मिल चुका था। और यहीं से आपको एक पता चलता है कि ये एक टेरिटोरियल पावर की उनकी स्टार्टिंग थी एक। और 1858 में क्या होता है, जिस टाइम पे वो सिपोई म्यूटनी हो जाती है, 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें गतिविधि चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में आ जाती है। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं, जो कि महारानी है, एम से महारानी, नीचे इनके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, जो कि इंडिया में आके कर रही है। तो 1857 तक इसका डायरेक्टली रिलेशन रहता है, लेकिन जब 1857 में रिवोल्ट हो जाता है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी फंक्शन वगैरह अब इनके अंडर में होंगी, महारानी जी के। ठीक। और ये जो है ये कंटिन्यू रहता है 15 अगस्त 1947 तक, ये जो सिस्टम है। बेसिकली आपको पता होगा उस दिन के बाद हमें आज़ादी मिल जाती है। इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी सख्त ज़रूरत पड़ी। और वो सख्त ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक देश चलाने के लिए कानून की व्यवस्था की हमको ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि किस हिसाब से कैसे चीज़ें चलेंगी क्या नहीं। तो 1946 के अंदर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, और उसका यही पर्पस होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे चाल चलन में आ जाता है। ठीक। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अभी हमको पढ़ने को भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें और नहीं जानेंगे। ठीक, वो भी देख लेते हैं। और बट इससे पहले हमारे यहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उससे पहले भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन करा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो किस तरीके से कौन से एक्ट के थ्रू करते थे वो हम देख लेते हैं। तो वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये दो एक्ट चलते थे। एक तो कंपनी रूल जो कि चला 1773 से 1858 तक, और दूसरा चला क्राउन रूल, यानी कि डायरेक्टली महारानी के अंडर में 1858 से 1947 तक। तो कंपनी रूल देखते हैं। कंपनी का रूल जो चलता था वो 1773 से 1858 तक चला। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। ये जो एक्ट था वो एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस मतलब था इसका, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सबसे पहला ऐसा एक्ट था। ये पहली बार लाया गया था एक ब्रिटिश कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कंट्रोल करेगी सारी एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को, और हर एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। ये रिकॉग्नाइज करता है पहली बार पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक कंपनी के। और यहीं से ही आपको नींव देखने को मिलेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत के अंदर में। ओके। चलो रेड कलर ही ठीक है मेरे हिसाब से। ओके चलिए ठीक है। जो फीचर्स थे इस एक्ट के वो कौन कौन से थे, कि बेसिकली क्या हो जाता है कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसकी जो पोस्ट हो जाती है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाती है। और एक क्रिएट हो जाता है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंदर में 4 मेंबर उसको असिस्ट करते हैं। ठीक। और ये पहली इस तरीके की गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो थे कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आप देखेंगे तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे बनाए गए, और मद्रास प्रेसिडेंसी के, जो कि गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप सीएम बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक।
तो अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, जैसे बॉम्बे के थे, मद्रास के थे, बट ये किसके अंडर में काम करेंगे? गवर्नर जनरल के अंडर में ये काम करेंगे। ओके, चलिए। और इसके बाद अलग क्या होता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट भी प्रोवाइड होता है इसके थ्रू। सुप्रीम कोर्ट इन द सेंस कि जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो मतलब जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, कभी आप ऐसा सोचो, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट आ गया था। लेकिन ये आज का सुप्रीम कोर्ट से इसको रिलेट मत कर लेना। तो सुप्रीम कोर्ट 1974 में आता है, जिसके अंदर में एक चीफ जस्टिस होता है, 3 इसके अंदर में अदर जजेस होते हैं। ओके, और ये फोर्थ थिंग क्या करता है, ये प्रोहिबिट कर देता है ये जितने भी सर्वेंट हैं कंपनी के, वो किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी ब्राइब या कुछ भी गिफ्ट, ठीक, नेटिव्स से, यानी कि जो भी नेटिव्स हैं वहाँ के रहने वाले हैं एक तरीके से। और इसने स्ट्रेंथन करा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवर द कंपनी। कैसे? क्योंकि इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जो कि गवर्न करता था, मतलब एक गवर्निंग बॉडी थी एक कंपनी की जो कि रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड, सिविल वगैरह चीज़ों से रिलेटेड और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। फिर एक अमेंडिंग एक्ट आता है आपका 1781 के अंदर में। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करा जाता है। ये जो प्रीवियस एक्ट था 1773 का, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको पास करती है अमेंडिंग एक्ट 1781 करके, और इसको जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी। इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। ये एग्जम्प्ट कर देता है, ये जो गवर्नर जनरल है, इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल और जो भी काउंसिल होती थी एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल है उसकी वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में अंदर नहीं आएगी। यानी कि कोई भी एक तरीके से जो फैसला उसला सुनाया जाएगा वो इनके ऊपर लागू नहीं होगा, एक तरीके से ऐसा समझ लो। और यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है जो सर्वेंट थे कंपनी के, उनको भी इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन से। ओके, इनके खिलाफ कोई भी एक तरीके से एक्शन नहीं होगा। और ये एक्सक्लूड कर देता है जितने भी रेवेन्यू मैटर होते हैं और जो भी मैटर अराइज होते हैं कलेक्शन से रिलेटेड रेवेन्यू के, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में वो नहीं आएंगे। यानी कि कुल मिला के कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर दिया था सारी चीज़ें के अंदर एग्जाम्पशन दे दोगे तो भाई क्या ही चलेगा फिर, क्योंकि वही लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और इसने क्या करा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया जितने भी इनहेबिटेंट थे कलकत्ता के उनके ऊपर। और क्या करा गया, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ द डिफेंडेंट हिंदूज बट वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। यानी कि इसने ट्राई करा कि जितने भी पर्सनल लॉज वगैरह हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे हिंदू हिंदू के अकॉर्डिंग जो उनके लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो मुस्लिम है मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें चलें, ठीक। बट ब्रिटिशर्स पहले से बहुत मिनिमम चाहते थे कि इनके पर्सनल लॉज में आके थोड़ा सा इंटरफेयर करा जाए, क्योंकि इनको सेटबैक देखना बहुत तगड़े से पड़ जाता। बट हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश तो करते ही रहते थे। बट हाँ, लेकिन एट लास्ट बाद में इन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर में कि जो अपील थी प्रोविंशियल कोर्ट में, कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट की जो कोई भी एक अपील है वो सीधा गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। मतलब जस्ट लाइक जैसा हाई कोर्ट सीधा डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हो, हाई कोर्ट के बाद आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में जा रहे हो। और इसने क्या करा था कि एम्पावर कर दिया था गवर्नर जनरल की काउंसिल को कि वो फ्रेम कर सकती है रेगुलेशन प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड और काउंसिल से रिलेटेड। कुल मिला के ये एक सुप्रीम बॉडी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 के अंदर में आता है। ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट है ये भी। इसने क्या करा था, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया था जो भी कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी को, उसको इसने अलाउ करा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो मैनेज करेगा कॉमर्शियल अफेयर्स को। और इसने एक नई बॉडी बनाई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करेगी। और इसने एक इस्टेब्लिश करा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट करके भी। और इसने एम्पावर करा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा एंड डायरेक्ट करेगा जितने भी ऑपरेशन होंगे सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के और रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक, जो भी ब्रिटिश पजेस करेंगे भारत के अंदर में। ये जो एक्ट था ये सिग्निफिकेंट था 2 कारणों से। पहला तो ये था कि ये जो कंपनी थी, टेरिटरी जो थी कंपनी की भारत के अंदर में, पहली बार उनको ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया बोला गया, ठीक। और सेकंड, जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको एक सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी अफेयर्स पे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे। ओके,
इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। इसके अंदर क्या होता है कि एक्ट ऑफ 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको अपॉइंट करा जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बट उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले दो डिमांड अपनी रखी थी जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि उसको मतलब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी थी कि वो जो भी कोई भी काउंसिल का डिसीजन होगा उसके ऊपर वो अपना डिसीजन को चला सके, ओवरराइड कर सके, और वो एक नया कमांडर इन चीफ होगा। ठीक, तो 1786 के थ्रू इन दोनों चीज़ों को मान लिया गया और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट, इसके अंदर में क्या करा जाता है कि एक्सटेंड करा जाता है जितनी भी ओवरराइडिंग पावर थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी कि वो काउंसिल के ऊपर, मतलब एक तरीके से काउंसिल का कुछ भी डिसीजन हो लेकिन वो उसको ओवरराइड कर सकता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई, मतलब और ज़्यादा बढ़ाया गया उसके दायरे को। ठीक, और गवर्नर जनरल था उसको और ज़्यादा पावर दी गई एंड कंट्रोल दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर, और जितनी भी सबसे सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे, मद्रास, इन सब के ऊपर और ज़्यादा अधिकार दिया गया। इसने ट्रेड मोनोपोली भी बढ़ा दी कंपनी की भारत के अंदर में, और अनदर 20 सालों के लिए ये एक्ट चला। मतलब अब जो चार्टर एक्ट आएंगे वो 20-20 साल बाद आएंगे, यानी कि अब जो कानून में सुधार होगा वो 20 साल बाद होगा जाके। ठीक, और अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है कि इसने एक प्रोवाइड करा कमांडर इन चीफ, बट वो क्या होता था, वो इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। यानी कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता जब तक उसको अपॉइंट ना करा जाए। और इसने क्या करा कि जितने भी मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और जो भी उसका स्टाफ था उनको पेड करा जाने लगा भारतीय रेवेन्यू से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 में, क्योंकि 20-20 साल बाद आने लगे थे तो इसने क्या करा कि जितने भी इसने एबोलिश करा ट्रेड मोनोपोली को। भारत जो कंपनी की थी भारत के अंदर में, और जो इंडियन ट्रेड था उसको ओपन कर दिया जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, और इसने कंटिन्यू रखा मोनोपोली को कंपनी की। बट किसके ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर, कि जो हम ट्रेड करते हैं चाय के साथ और जो ट्रेड होता है चाइना के साथ, इन दोनों में मोनोपोली रहेगी, बाकी सबको इन्होंने हटा दिया, एक तरीके से एबोलिश कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने असर्ट करा सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की कंपनी टेरिटरीज़ के ऊपर, यानी कि संप्रभुता को लेके आए। ठीक, और इन्होंने अलाउड करा जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे कि वो भारत आएँ और अपना एनलाइटन करने का जो उनका मिशन है वो कर रहे लोगों को एक तरीके से। और जो ये इन्होंने प्रोवाइड करा स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन का ब्रिटिश टेरिटरीज़ के अंदर, इसने ऑथराइज़ करा जो भी लोकल गवर्नमेंट थी भारत में कि वो इम्पोज कर सकती है टैक्स को पर्सनस पे, और उनको पनिश भी करा जाएगा कि इफ़ अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 20-20 साल के बाद आएगा अब तो। इसने क्या करा कि ये जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, वो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, और इनके अंदर में ही जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर थी वो आने लगी, और एक्ट क्रिएट करा पहली बार, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिली एंटायर जितनी भी टेरिटोरियल एरिया था जो कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पजेस करी गई थी उस पर। जो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे वो पहली बार फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और उसने क्या करा कि डिप्राइव करा जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे की पावर को एंड मद्रास की, उनकी जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर, और जो ये लॉज था वो होता था जो भी बनाया गया एक तरीके से प्रीवियस एक्ट के अंदर में उन सबको कहा जाने लगा रेगुलेशंस, और जो लॉ अब आगे बनेंगे उनको अब कहा जाएगा एक्ट। ठीक है, और आगे अगर देखा जाए तो इसने एंड कर दिया था एक्टिविटीज़ को जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी जो भी एज अ कॉमर्शियल बॉडी उसने बनाई थी, अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, तो इसलिए जो भी इसने एज अ कॉमर्शियल बॉडी काम करा था उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, अब सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। इसने प्रोवाइड करा कंपनी की टेरिटरीज़ को भारत में एक इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब जो कोई भी अगर जस्ट लाइक उसका जो कोई भी सक्सेसर आया या जो कोई भी हायर आया उसने रख दिया कि हाँ अब मेरे बाद ये आएगा, तो उस तरीके से चीज़ें होने लगी, ऐसा अलाउ कर दिया था एक तरीके से। और जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसने इंट्रोड्यूस करा एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट में सिलेक्शन के लिए, और स्टेट करा कि जो इंडियंस है उनको इससे बाहर नहीं रखा जाएगा, शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, ये नहीं कि उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा एक तरीके से।
बट जो प्रोविज़न था वो नेगोशिएट करा गया आफ्टर अपोजिशन, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद। इसके बाद आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853। ये लास्ट था इस तरीके का चार्टर एक्ट, क्योंकि फिर 1857 में रिवोल्ट आ जाता है तो चार्टर एक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो 1793 से 1853 तक ये एक्ट चले, और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो हम देख लेते हैं। इसने सेपरेट करा पहली बार जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन था गवर्नर जनरल की काउंसिल का। इसने प्रोवाइड करा एडिशन 6 न्यू मेंबर आए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला जाने लगा काउंसिल का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसने एक इस्टेब्लिश करा सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि बाद में कही जाने लगी इंडियन सेंट्रल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी काउंसिल की वो फंक्शन करती थी एज अ मिनी पार्लियामेंट, जो कि अडॉप्ट करती थी सेम प्रोसीजर जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। और जो लेजिस्लेशन था वो पहली बार ट्रीट करा गया एक एज अ स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट का, जो कि रिक्वायर करता था कि स्पेशल मशीनरी एंड एक स्पेशल प्रोसेस। इसने इंट्रोड्यूस करा ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन का रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट के लिए, और सिविल सर्विसेज को अब इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। और अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये जो मैकॉले कमेटी थी, जो कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। मतलब इस तरीके एक कमेटी आई थी मैकॉले कमेटी, जो कि इसी से रिलेटेड थी इंडियन सिविल सर्विसेज से 1854 में। इसने एक्सटेंड करा जो कंपनी का रूल था और अलाउ करा कि वो रिटेन कर सकती है पोजेशन भारतीय टेरिटरी पे और ऑन ट्रस्ट फॉर द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। और इसने एक स्पेसिफाई करा एक पर्टिकुलर पीरियड प्रीवियस चार्टर्स के लिए। एक क्लियर इंडिकेशन था कि जो कंपनी रूल है उसको टर्मिनेट करा जा सकता है किसी भी टाइम, ठीक। और इसने इंट्रोड्यूस करा पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, उसमें से 4 जो मेंबर थे वो अपॉइंट करे गए थे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। 1857 में रिवोल्ट आ जाता है तो अब कंपनी के अंडर चीज़ें नहीं आती, अब क्राउन रूल चालू हो जाता है, महारानी रूल। ये जो एक्ट था एक सिग्निफिकेंट एक्ट था जिस टाइम पे ये रिवोल्ट हुआ था 1857 उसके बाद का, यानी कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। इस एक्ट को एक्ट फॉर द कहा जाता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने एबोलिश करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफ़र करी थी जितनी पावर थी गवर्नमेंट टेरिटरीज और रेवेन्यू को, ब्रिटिश क्राउन को हर एक सारी पावर महारानी को चलेगी। और ये एक प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है कि जो इंडिया जो है वो गवर्न करा जाएगा इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, यानी कि महारानी के नाम में होगी जो अब हर एक चीज़ होगी। बाद में ये जो डेजिग्नेशन थी वो भी चेंज होगी, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से होगा, ठीक। और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश क्राउन का भारत के अंदर में। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय बने भारत के अंदर में, और इसने एंड कर दिया था जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था एक तरीके से, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये 2 बोर्ड थे ना, इन दोनों बोर्डों को हटा दिया, एंड कर दिया। और इसने क्रिएट करा न्यू ऑफिस जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में कंप्लीट अथॉरिटी थी एंड कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेंबर होता था ब्रिटिश कैबिनेट का और वो रेस्पॉन्सिबल होता था अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसने इस्टेब्लिश करा 15 मेंबर काउंसिल भारत के अंदर में, जो कि असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के अंदर में। और ये जो काउंसिल थी ये एक एडवाइजरी बॉडी होती थी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको चेयरमैन बनाया गया था इस काउंसिल का। इसने कॉन्स्टिट्यूट करा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है एक वो बॉडी कॉरपोरेट है जो कि कैपेबल है स्विंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, यानी कि हर एक चीज़ उसके पास है कि उसको भारत में भी और इंग्लैंड में भी पूरी तरीके से पावर है, कहीं पे भी उसको बुलाया जा सकता है, हर एक चीज़ करी जा सकती है। और जो एक्ट था 1858 का वो लार्जली एक कन्फाइंड था एक इम्प्रूवमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन में, मशीनरी में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट फोर्स टू बी सरप्राइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। मतलब काफ़ी सारी चेंजेस लेके आई है और सब लोग शौक भी हो गए थे कि हाँ भाई ठीक है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो एक ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 के बाद, जब और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हाँ अब हमें इसके अंदर में कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, तो वो इस तरीके के एक्ट भी लेकर आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
1892 और 1909। तो देख लेते हैं कुछ फीचर्स 1861 वाले एक्ट के। इसने क्या करा, इसने बिगनिंग करी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, एसोसिएट करके इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और इसने प्रोवाइड करा कि जो वॉइस रहे हैं नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ इंडियन को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। और ये एक तरीके का एक्सपेंशन भी था काउंसिल का। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय के वॉइस रहे थे, उन्होंने नॉमिनेट करा 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इसने इनिशिएट करा प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन का। जो पहले पावर ले ली गई थी लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की, अब उनको वापस दे दिया गया, और इसने रिवर्स कर दिया जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी जो कि स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी चार्टर एक्ट 1833 तक, तो वो पूरा इन्हें निरस्त कर दिया। ये जो पॉलिसी थी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की, वो रिजल्ट हुआ। इससे क्या निकला, मतलब कि जो ग्रांट था ऑलमोस्ट जितने भी कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो प्रोविंसेस को दी गई 1927 तक, अगर आप देखेंगे तो। इसने प्रोवाइड करा इस्टेब्लिशमेंट एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब के लिए, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1862, 1886, 1897 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बंगाल में 1862 में आई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886, पंजाब वाली 1897 में। इसने एम्पावर करा वॉइसरॉय को कि वो रूल बना सकते हैं और एक ऑर्डर ला सकते हैं मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस के अपनी काउंसिल में। और उसने एक रिकॉग्निशन भी दिया पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। इसके अंदर में जो मेंबर होता था वॉइसरॉय काउंसिल का, वो एक इंचार्ज होता था एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट के अंदर में, और वो ऑथोराइज था कि वो इशू कर सकता है फाइनल ऑर्डर काउंसिल के बिहाफ पे, इफ़ अगर कोई भी मैटर एज सच आ जाए तो। इसने एम्पावर करा वॉइसरॉय क्योंकि वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस बिना किसी कॉन्करेंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। और अगर आप देखेंगे तो जो लाइफ होती थी इस ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ होती थी। आजकल आप अपने ऑर्डिनेंस की बताइए कितने दिन लाइफ होती है बेसिकली। एनीवन अगर कोई भी या जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अगर आप देखेंगे तो इसने इंक्रीज करा नंबर एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और मेंटेन करा ऑफिशियल मेजॉरिटी। इसने इंक्रीज करा फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का एंड पावर दी गई डिस्कसिंग करने की बजट की और एड्रेस करने का क्वेश्चन का एग्जीक्यूटिव से। इसने प्रोवाइड करा नॉमिनेशन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय के द्वारा on the recommendation of the provincial legislative council and the Bengal chamber of commerce। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो कि गवर्नर के द्वारा और रिकमेंडेशन भी देती थी, मतलब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनसिपैलिटीज यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार एंड चैम्बर्स, मतलब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे। पहला तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। बाकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर को अगर रिकमेंडेशन आती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्यूनसिपैलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ इन सबसे तो रिक्रूट करेंगे। ये जो एक्ट था इसने लिमिटेड कर दिया था इनडायरेक्ट प्रोविजंस को, ठीक, फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ इन सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो वर्ड था इलेक्शन का हाउएवर वो अभी तक कहीं पे यूज़ नहीं करा गया था एक्ट में, लेकिन जो प्रोसेस था वो डिस्क्राइब कर दिया गया था नॉमिनेशन वगैरह इन सारी चीज़ों का, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन एक तरीके से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम जानते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी, ओके, कि जो उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इंडिया का, और जो लॉर्ड मिंटो थे, अगर आप देखेंगे जैसे नहीं बोलते मोरले मिंटो रिफॉर्म, तो यानी कि मोरले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो जो थे वो कौन थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यानी कि जिसका पहले नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आज के प्रेसिडेंट समझ सकते हो आप, मतलब एग्जैक्टली नहीं कहूँगा बट हाँ वैसे ही है। कुछ फीचर थे इस एक्ट के। इसने कंसिडरेबली इंक्रीज करा साइज को लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको रेज करा गया 16 से 60 तक। जो नंबर ऑफ मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो यूनिफॉर्म नहीं थे। और रिटेन करा गया ऑफिशियल मेजोरिटी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और अलाउ करा गया जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं कि उनके अंदर भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आपको देखने को मिले।
और इसने एनलार्ज करा डेलिब्रेटिव फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक, दोनों लेवल पे फॉर एग्जांपल मेंबर जो थे उनको अलाउ करा गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं रिजोल्यूशंस पे या बजट पे या किसी और चीज़ पे भी। इसने प्रोवाइड करा पहली बार एसोसिएशन इंडियंस का। ठीक, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि एसोसिएशन पहली बार प्रोवाइड करा इस एक्ट ने भारतीयों का वाइसरॉय एंड गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। और जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे वो पहले फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करा और इनको अपॉइंट भी करा गया था एज अ लॉ मेंबर। और इसने इंट्रोड्यूस करा था एक सिस्टम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मुस्लिम के लिए, उनका एक्सेप्ट करके जो एक कंसेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि 1909 में ये एक्सेप्ट होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। कुल मिला के वही थे, ये तो चाहते ही थे ना ब्रिटिशर्स के अलग रहेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है, आपस में लड़ेंगे हम पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। ठीक, और ये जो एक्ट था इसी वजह से लीगलाइज कम्युनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद से जो लॉर्ड मिंटो थे इनको नाम दिया गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जिसने प्रोवाइड करा एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 आता है। ये 20 अगस्त 1917 में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है पहली बार। इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी 1990 में उसने इनेक्ट करा और ये जो पावर में आई थी 1921 में। इस एक्ट को मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग्यू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कैम्सफोर्ड जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के क्या फीचर थे कि इसने रिलैक्स कर दिया जितने भी सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, डिमार्केट करके और सेपरेट करके सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। और जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल मतलब जिस लाइक जैसे आज की लिस्ट है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उस तरीके से उस टाइम पे इनने भी कर दिया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दोनों में डिवाइड करके। जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको ऑथोराइज था कि वो लॉ बना सकती हैं अपने रेस्पेक्टिव लिस्ट के सब्जेक्ट पर। हालांकि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू था सेंट्रलाइज वाला और यूनिटरी वाला, बट हाँ प्रोविंसेस में तो करना ही पड़ता। और बाद में इसने क्या करा कि डिवाइड कर दिया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, एक रिजर्व। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर करे जाते गवर्नर के द्वारा, बट उस गवर्नर के साथ कौन होता था, जितने भी मिनिस्टर रेस्पॉन्स होते थे वो, और वो सारे लोग रेस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था दूसरी तरफ वो क्या था, वो एडमिनिस्टर करा जा रहा था गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि उनको रेस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं किसी भी एक्शन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। और जो ये ड्यूल स्कीम थी गवर्नेंस की, उसी चीज़ को डायरकी नाम दिया गया। ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड से है डाई अर्ची, जिसका मतलब होता है डबल रूल। हाउएवर ये जो एक्सपेरिमेंट था वो लार्जली सक्सेसफुल भी हुआ था। इसने इंट्रोड्यूस करा था पहली बार बाईकैमलरिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री के अंदर में। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करा गया था बाईकैमलर लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस एंड एन लोअर हाउस करके। अपर हाउस आपको पता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, ठीक, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर थे इन दोनों में ही वो चूज़ करे गए थे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर में इट रिक्वायर्ड कि जो तीन मेंबर होंगे 6 मेंबर में से वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में वो होंगे अदर देन कमांडर इन चीफ, वो इंडियन होने चाहिए, यानी कि इसके अलावा बाकी इंडियन होने चाहिए। इसने एक्सटेंड करा जो प्रिंसिपल था एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, एक प्रोवाइड करके सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, इसने ग्रांट करा फ्रेंचाइजी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के बेसिस पे, टैक्स पे और एजुकेशन के बेसिस पे। और इसने मतलब कुल मिला के जो एक वोटिंग राइट था, जो फ्रेंचाइजी उसी को तो बोलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें देख के उनको दिया गया अधिकार। और एक न्यू ऑफिस क्रिएट करा गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और ट्रांसफ़र करा गया कुछ फंक्शन जो कि परफॉर्म करा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा। इसने प्रोवाइड करा इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हुआ 1926 में रिक्रूट करने के लिए सिविल सर्वेंट को। और इसने सेपरेट करा पहली बार प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट से अलग करा, और ऑथराइज करा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि वो अपना एक खुद का बजट भी निकाल सकते हैं।
ओके, इसने प्रोवाइड करा अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन का, जो कि इंक्वायर कर रहा था और रिपोर्ट बना रहा था कि किस तरीके से 10 सालों में वर्किंग हुई है इसके ऊपर कि नहीं। तो इसी बीच में साइमन कमीशन भी आ जाता है नवंबर 1927 में। ठीक, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है अपॉइंटमेंट 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी कमीशन के अंदर में, और किसकी चेयरमैनशिप के अंदर में, सर जॉन साइमन के अंडर में, सर जॉन साइमन के अंडर में। और अगर आप देखेंगे तो जितने मेंबर्स थे इस कमीशन के वो इंडियंस थे, और पार्टीज़ ने बॉयकॉट करा था इस कमीशन का, क्योंकि ये जो कमीशन था वो सबमिट करता अपनी रिपोर्ट 1930 में, और इसने रिकमेंड करा था डायरकी का एबोलिशन और एक्सटेंशन को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रीवियस प्रोविंसेस में इस्टेब्लिशमेंट में फेडरेशन के, ब्रिटिश इंडिया के और प्रिंसली स्टेट के। कंटिन्यूएशन रखा गया कम्युनल इलेक्टोरेट का। ओके, और कंसिडर करा जो प्रपोजल था कमीशन का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसने कन्वी करी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसमें, और इसी बेसिस पर डिस्कस करा गया एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि प्रिपेयर करा गया एंड सबमिट करा गया रिकन्सिडरेशन के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और जो रिकमेंडेशन थी इस कमेटी के वो इनकॉर्पोरेट करे गए नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। इसी दौरान एक कम्युनल अवार्ड होता है। तो 1932 में जो रमेश मैकडोनाल्ड थे, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस करा एक स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी, जिसको जाना जाने लगा कम्युनल अवार्ड के नाम से। ये जो अवार्ड था ये कंटिन्यू करता था सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए, और एक्सटेंड करा गया इस चीज़ को डिप्रेस क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। गांधी जी जो थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा हिताश थे। ठीक, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाले चीज़ों में नहीं बिलीव करते थे, एक तरीके से वो इसके सख्त विरोध में थे, और वो अपने एक फास्ट पे बैठ जाते हैं येरावड़ा जेल पूना के अंदर में, जिससे कि इसको मॉडिफाई करा जा सके ये जो कम्युनल अवार्ड है। और लास्ट नाइट पे क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट था लीडर्स के बीच में, कांग्रेस और डिप्रेस क्लासेस के बीच में, उसमें एग्रीमेंट हुआ, और ये जो एग्रीमेंट था इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानने लगे। और इसने रिटेन करा हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को, और रिजर्व सीट दिया एक तरीके से डिप्रेस्ड क्लासेस को भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सेकेंड माइल स्टोन है एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भारत में। ये एक लेंथी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है 321 सेक्शन और 10 शेड्यूलों के साथ। इसने प्रोवाइड करा इस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट, जिसके अंदर में प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट होते थे एज अ यूनिट, और जो एक्ट था वो डिवाइड करता था पावर को सेंटर एंड यूनिट में इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट होती थी एक सेंटर की, जिसके अंदर 59 आइटम होते थे। ठीक, और प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसके अंदर 54 आइटम्स थे, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसके अंदर में 36 आइटम्स थे। रेसिडुअरी पावर जो थी वो दे दी जाती थी वायसरॉय को। हाउएवर जो फेडरेशन था वो कभी मतलब जस्ट लाइक जो रेसिडुअरी पावर थी वो वायसरॉय को दी गई, लेकिन जो फेडरेशन था वो कभी एज सच प्रिंसली स्टेट को उसने ज्वाइन नहीं करा। जो फेडरेशन नेवर कम इन टू बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। इसने एबोलिश करा डायरकी को प्रोविंसेस में, और इंट्रोड्यूस कर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसकी जगह पे जो प्रोविंसेस थे अलाउड करा एक ऑटोनोमस यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उनके डिफाइंड स्पेयर्स के अंतर्गत। मोर ओवर जो एक्ट था उसने इंट्रोड्यूस करा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में। जो गवर्नर था, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर था वो भी अब एडवाइस के बेसिस पे चीज़ें करने लगा था मिनिस्टर्स की, और ये जो सारी चीज़ें थी वो 1937 में आई ही गई थी, है कि नहीं। बाद में डिसकंटिन्यूड हो गए थे, फिर बाद में दोबारा चालू हो गए। और अगर देखें तो इसने प्रोवाइड करा और इसने प्रोवाइड करा अडोप्शन डायरकी का सेंटर में, और कॉन्सिक्वेंटली जो फेडरल सब्जेक्ट थे उसको डिवाइड करा गया 2 में, एक रिजर्व सब्जेक्ट में और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। हाउएवर ये जो प्रोविंसेस थे एक्ट के वो इस ऑपरेशन में नहीं आ रहे थे। इसने इंट्रोड्यूस करा बाईकैमलरिज्म 6 प्रोविंसेस में, 11 में से, जो कि थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि बाईकैमलर बनाए गए थे। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसने फर्दर एक्सटेंड करा जो एक प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे के, और डिप्रेस क्लासेस को भी, जस्ट लाइक शेड्यूल कास्ट को, वुमेन एंड लेबर वर्कर को। इसने एबोलिश करा काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि स्टेब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के थ्रू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था भारत का, उसको प्रोवाइड करा गया एक टीम ऑफ एडवाइज़र। इसने एक्सटेंड करा अपने फ्रेंचाइजीज को, लगभग 10% जो थे टोटल पॉपुलेशन को, उनको वोटिंग राइट दिया गया। इसने प्रोवाइड करा इस्टेब्लिशमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और कंट्रोल करा करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्री के। ठीक, इसने प्रोवाइड करा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आपका प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी। फेडरल आज का आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है 2 या 2 से राज्यों के लिए। इसने प्रोवाइड करा है एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट का, जो कि सेटअप हुआ 1937 में। इसके बाद हमारा आखिरी एक्ट है आई थिंक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि जब तक हमारा ये कानून बन रहा था उस बीच कोई भी एक सरकार का रूल तो चलना ही था, तो वो चली थी। यानी कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उसने डिक्लेयर करा कि जो ब्रिटिश रूल है भारत में वो एंड हो जाएगा 30 जून 1948 तक। ठीक, और उसके बाद सारी पावर भारत को मिल जाएंगी। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा एगिटेशन हुआ, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पार्टीशन का। तो फिर 3 जून 1947 को क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्लियर करा कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के अंदर में, ओके हम कहाँ थे कि ऑन द सेम, ठीक है, ऑन द सेम डे जो 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उसने क्या करा, फोर्थ पार्टीशन प्लान जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं उसको एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करा गया कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा भी। और ये जो प्लान था वो, उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो ये एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसने एंड कर दिया था ब्रिटिश रूल का भारत से 15 अगस्त 1947 को। इसने प्रोवाइड करा पार्टीशन भारत और पाकिस्तान का। ठीक, इसने एबोलिश कर दिया ऑफिस ऑफ वायसरॉय, और काफ़ी मार काट वगैरह भी हो रही थी उस समय पे, आपको पता ही होगा जिस टाइम पे पार्टीशन हो रहा था। इसने एम्पावर करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि वो 2 डोमेन्स फ्रेम एंड अडॉप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेस्पेक्टिव नेशन के लिए। इसने एम्पावरमेंट करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसने एबोलिश करा ऑफिस ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को, ट्रांसफ़र करा इसका फंक्शन, ओके। और प्रोक्लेम करा इसने कि जो लैप्सेस थे ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के समय पे, अब जो रिलेशन थे और अभी ट्राइबल एरिया वाले हो गए हैं। ओके, और इसने प्रोक्लेम करा कि जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी वो 15 अगस्त के बाद चली जाएगी, डोमिनियन स्टेटस, ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ग्रांट हुआ इसको। और फिर बाद में एट लास्ट आपको पता ही है कि वो चले गए थे। कुछ दिन तक इनका एक्ट चला था। लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट तक गवर्नर जनरल थे ही नहीं के, मतलब वही वॉइसरॉय थे एक तरीके से, जो कि एक गाइडिंग फैक्टर का इन सबका काम ही कर रहे थे। तो ऐसे जिसमें तो इतना कुछ है खास नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट बता देता हूँ, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थे। कौन? 6 मेंबर्स। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, ओके। जगजीवन राम का लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, और CH भाभा वर्क माइन एंड पावर। अच्छा एक रह गया, डॉक्टर जॉन मताई इंडस्ट्री एंड सप्लाईज से रिलेटेड थे। लियाकत अली फाइनेंस से। अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर से, और असफ अली जो कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट थे। और अगर देखा जाए तो जो राजगोपालचारी थे वो एजुकेशन एंड आर्ट में थे। आई चंद्रीगढ़ कॉमर्स में। गजनफर अली खां हेल्थ में।
चलिए इंटरिम गवर्नमेंट भी हमने जान ली है कौन कौन था कौन कौन नहीं। फर्स्ट कैबिनेट के हाथ में क्या क्या पोर्टफोलियो था वो बता देते हैं, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे कल से। जवाहरलाल नेहरू ये तो पता ही है। फर्स्ट कैबिनेट फ्री इंडिया 1947 का, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर थे, कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स के थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन। जॉन मताई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। संगूगम चेट्टी फाइनेंस। बी आर अम्बेडकर लॉ। जगजीवन राम लेबर। सरदेव बलदेव सिंह डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। सी एच भाभा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल सप्लाईज। वी एन गडगिल। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जिनका एग्ज़ाम है उनका रिवीजन हुआ होगा, और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी लेक्चर देख के साथ में बुक पढ़ सकता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।